हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। कल दोस्तों चंद्रयान सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पर पहुंच गया, लैंड कर गया। चंद्रमा के साउथ पोल पर इंडिया पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया। बड़े बड़े देश रसिया, अमेरिका, चाइना जैसे देश आज तक वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इंडिया ने एक नया इतिहास रच दिया है। तो मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद तो जरूर लिख दो, और इसरो के लिए कुछ भी जो भी मन में आए जरूर लिख देना। आप इतना ज्यादा प्राउड फील कराया है पूरे इंडिया को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज के दिन के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हम लोगों ने पढ़ा था कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा अभी आईसीसी द्वारा आगामी विश्व कप के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है, एक पुरुष और एक महिला को। अभी नाम रखा जाना बाकी है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिलों में भूजल संरक्षण के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने का फैसला लिया है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कल गलती से यहाँ पर 17 बोल दिया गया था। और इसके अलावा अभी हाल ही में आबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। आईपीएस अधिकारी सुरजीत कपूर को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। हेल्थ यू इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव, क्रिकेटर हैं। और अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कुसिनो माने नामक योजना शुरू की हुई है। इसके अलावा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू इनके शोधकर्ताओं के द्वारा अभी सांप की नई प्रजाति खोजी गई और जिसको हॉलीवुड के अभिनेता हैरिसन फोर्ड के नाम पर उसका नाम रखा गया। इसके अलावा यूईएफए सुपर कप का खिताब जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। कोविड 19 के EZ.5 सब वेरिएंट का पहला मामला देखने को मिला अभी हाल ही में कुवैत में। तो ये क्वेश्चन थे कल की वीडियो के, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है। तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और हमारी ई बुक और पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने के मामले में शीर्ष पर है? तो इसमें देखो है उत्तर प्रदेश टॉप पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक से पैसा प्राप्त करता है तो ऐसे मामले में कौन सा राज्य है जो ज्यादा प्राप्तकर्ता के रूप में बना हुआ है? ज्यादा प्राप्तकर्ता मतलब ज्यादा या तो बड़ी प्रोजेक्ट या ज्यादा प्रोजेक्ट्स। तो इनके मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश जो है ये टॉप पर आया हुआ है, टॉप पोजीशन हासिल किया हुआ है सबसे ज्यादा बैंकों से धनराशि प्राप्त करने के मामले में। ठीक है, 2022-23 में ये अकेले पूरे देश भर में अकेले 16%, 16.2% की हिस्सेदार रहा है। यानी इतने अगर देखा जाए कि टोटल बैंक से कितनी धनराशियां परियोजनाओं के लिए राज्यों को मिली हुई हैं, तो उनमें अकेले 16.2% उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। यही आंकड़ा 2004 से 2020-21 तक ऑन एन एवरेज 4.4% हुआ करता था। तो यानी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ये वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश आया है तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीजों का रिवीजन करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो अभी उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, ये भूजल परियोजनाओं के लिए अभी हाल ही में एक चेक डैम स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है, चेक डैम स्थापित करेगा और चेक डैम ये 13 जिलों में स्थापित करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कन्नौज से मैंने आपको बताया था, कन्नौज एक जिला है, कन्नौज में ई ऑफिस प्रणाली पहली बार में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये शुरू हुआ है। कन्नौज को ही इत पर्यटन स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ही अगर आपको याद हो कैंसर के मामलों में सबसे टॉप पर रहा था। कैंसर के मामलों और कैंसर से होने वाली मृत्यु के भी मामलों में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही अभी एक रिवाल्वर का उद्घाटन किया गया, रिवाल्वर का उद्घाटन किया गया और नाम इसका रखा गया है प्रबल। प्रबल, और ये कहां पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में कानपुर गन फैक्ट्री में बनाया गया है। कानपुर की एक गन फैक्ट्री में बनाया गया है। प्रबल नाम का रिवाल्वर है जो कि लंबी दूरी की सटीक निशाने लगाने वाली ये रिवाल्वर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ, और लखनऊ में ही मैंने आपको बताया था कि देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगी यूपी गवर्नमेंट। आईटी हब स्थापित करेगी यूपी गवर्नमेंट लखनऊ में ही। तो अगर आपको याद हो तो देश का सबसे पहला नाइट सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा जो सिंगापुर मॉडल पर आधारित होगा। तो देश का पहला नाइट सफारी पार्क भी कहां पर होगा? यहीं पर होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यहीं पर हुई थी। आगे बात करते हैं हम, यहां पर उत्तर प्रदेश से स्टैटिक्स जान लो, कल हम लोगों ने बात किया था, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू किया? तो देखो अभी भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू किया है रूस ने। रसिया ने कहा है कि अब भारतीय जो होंगे उनके लिए ना
जा जाकर दूतावास में वीजा बनाने के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे, वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं ई वीजा के लिए। ई वीजा जो होगा इसका प्रोसेस वगैरह सब कुछ जान लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लिए शुरू किया गया है, रसिया एक्चुअली में 54 देशों के लिए ऐसा शुरू किया है, 54 कंट्रीज के लिए ऐसा शुरू किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रसिया में इकोनॉमी तो डूब रही ही है, टूरिज्म वगैरह भी कम हो गया, लोग वहां जाना कम पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये ई वीजा वाली सुविधा दी गई और थोड़ा सा और सहूलियत किया गया, प्रोसेस को आसान बनाया गया, तो इसका उद्देश्य यही है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा रसिया में आए। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ई वीजा के माध्यम से, हालांकि आपको करना क्या होगा कि 40 दिन पहले ही अप्लाई करना होगा। आप में से भी अगर कोई जानना चाहता है तो 40 दिन पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। आप मैक्सिमम 16 दिन तक वहां पर रह सकते हो इस वीजा के लिए। इसके अलावा $35 का आपको फीस देना होगा वीजा बनने के लिए वहां पर, ठीक है। सब कुछ होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद अप्रूवल हो जाएगा तो आपका वीजा क्लियर हो जाएगा। वीजा होता क्या है? वीजा दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि आप जिस देश में जा रहे हो उस देश में, उस देश की अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रूव किया जाता है, ठीक है आप आ जाओ, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए आ जाओ, ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रकार से होते हैं, कुछ 1 हफ्ते के लिए, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 2 हफ्ते के लिए, कुछ 2 महीने के लिए, कुछ 2 साल के लिए, अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं, ठीक है। हर देश का अपना अपना रूल है। अब ये वीजा कुछ लोग फ्री एक्सेस करते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ना हमारे देश में अगर आप वाले देश के अगर कोई आएंगे, कोई फला देश के अगर व्यक्ति आएंगे तो उनके लिए हम वीजा नहीं मांगेंगे। तो ऐसे देशों को कहा जाता है वीजा फ्री कंट्री या कहें वीजा फ्री एक्सेस। तो अगर इसका एक्सेस देखा जाए कि किस देश का पासपोर्ट, ये पासपोर्ट की ताकत के हिसाब से दिखाता है। तो अगर मान लो ये देखा जाए कि किस पासपोर्ट की ताकत इतनी है कि उसको बहुत सारे देशों ने अलाउ कर रखा है कि चलो आपके नागरिक हमारे देश में फ्री में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्री में नहीं, मतलब टिकट का पैसा देंगे, वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा, वीजा फ्री आ सकते हैं। तो ऐसे देशों को देख करके एक कैटेगरी बनाई जाती है और उसकी एक लिस्ट निकाली जाती है। उसी लिस्ट से रैंकिंग की वजह से पता चलता है किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। अब पावरफुल पासपोर्ट को लेकर के एक इंडेक्स निकाली जाती है जो निकालता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 80वां। और भारत जो है, भारत को 57 देशों ने वीजा फ्री एक्सेस आज के टाइम पर दिया हुआ है, यानी 57 देश ऐसे हैं। अब ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसके लिए कमेंट मत करना कि सर 56 हो गए हैं, सर 55 हो गए हैं, ये होता रहता है। तो अब यानी कि अमूमन लगभग लगभग 57 देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर इंडिया के नागरिक हमारे देश में आएंगे तो हम उनसे वीजा नहीं मांगेंगे, उनको वीजा नहीं बनाना पड़ेगा, वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख करके ऐसे अगर हम लोग बात करें, जैसे टॉप पर है सिंगापुर, उसको 192 देशों ने अप्रूव कर रखा है कि आपके नागरिक जो हैं वो आ सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि पता लगता है ना कि यहाँ पर जो है अमीरी ज्यादा है, अगर इनके नागरिक आएंगे तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे ही, ठीक है। तो ये सबको देख करके ये होता है। फर्स्ट पर सिंगापुर है, सेकंड पर जर्मनी है, जर्मनी इटली स्पेन तीनों है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर जापान आ गया है इस बार। और भारत 80वें स्थान पर है 57 वीजा फ्री एक्सेस के साथ, ठीक है। ये बात सब समझ में आई, वीजा वाली चीज समझ में आई। अच्छा, कुछ महान भावों को ये बता दूं मैं कि देखो, आपको अगर इंडिया में ही ट्रेवल करना है ना तो आपको पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट लेना है, बस टिकट जाकर के खरीदना है और घूम आना है, ठीक है, जहां भी जाना हो। किसी दूसरे में देश में अगर जाते हो तब पासपोर्ट बनवाना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख लो रसिया, रसिया आप दुनिया का सबसे बड़ा देश भी जान सकते हैं। अब इसे अलग से एक्चुअली में यूरेशिया महाद्वीप का माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये आधा हिस्सा, आधा से ज्यादा हिस्सा एशिया में पड़ता है और थोड़ा बहुत आगे वाला हिस्सा जो है वो यूरोप में पड़ता है। एक्चुअली में जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं ना वो हिस्सा यूरोप में पड़ता है। इसीलिए रसिया जो है इतना बड़ा देश है कि इसको यूरेशिया महाद्वीप के का देश कहते हैं, मतलब यूरोप प्लस एशिया का। रसिया के आप जानते हो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की करेंसी होती है रूबल, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहां पर उष्ण कटिबंधीय तूफान हिलेरी ने तबाही मचाई। तो अभी उष्ण कटिबंधीय तूफान यानी कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है हिलेरी। ये आया है दोस्तों कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में जो कि पड़ता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पर ये आया है। देखो, ये तूफान है, जो भी तूफान होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ कहते हैं चक्रवाती तूफान या साइक्लोन, ऐसे जापान में आप जाओगे, जापान में कहेंगे टाइफून, तो टाइफून वहां पर आता है। ऐसे आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वहां कहेंगे हैरिकेन, ठीक है। तो ये तूफान है हिलेरी हैरिकेन। क्या है? हिलेरी हैरिकेन है, हैरिकेन।
तो हिलेरी हैरिकेन अभी आया है कैलिफोर्निया में, ठीक है, तो वहां पर तबाही वगैरह मचा रहा है, इस वजह से बाढ़ भी आ गए हैं। एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वहां पर भूकंप आया था और भूकंप की वजह से यहाँ पर ये तूफान बन गया, वहां पर तूफान उठा समुद्र में और उसके बाद तूफान आ गया वहां पर। तो 5.1 तीव्रता का पहले भूकंप आया हुआ था। क्लियर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया टाइफून के बारे में ना, तो टाइफून अभी लैन आया था, टाइफून टाइफून लैन आया था। ये कहां पर आया था? जापान में आया था, जापान में आया था। इसके अलावा टाइफून डोक्सुरी आया था भी एक। डोक्सुरी जो है ये प्रशांत महासागर में आया था, ये फिलीपींस की तरफ ज्यादा इफेक्ट डाला था, ठीक है, फिलीपींस में। तो फिलीपींस में आप बताएंगे टाइफून डोक्सुरी आया था, ये इस वाले रीजन में जो आते हैं उसे टाइफून बोलते हैं, ठीक है। तो टाइफून डोक्सुरी फिलीपींस में आया था। इसके पहले अगर आपको याद हो तो विपराजय आया था, विपराजय, विपराजय आया था जो गुजरात वगैरह में काफी तूफान मचाया था, तबाही मचाया था, ठीक है। ये अरब सागर से उठा था, अरब सागर से उठा था और गुजरात वगैरह में गया था। उससे पहले मोचा आया था, मोचा अगर आपको याद हो ये म्यांमार वगैरह में ज्यादा तूफान चला, ज्यादा तबाही मचाया था म्यांमार वगैरह में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से ये उठा था। तो ये कुछ हाल फिलहाल में आए हुए तूफान और क्या है, टाइफून और कह सकते हैं हैरिकेन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की गई। अब ये नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होती क्या है? समझ लो आप, एक प्रकार से रेसिंग का ट्रैक है ये, और ये इसके तहत F4 टाइप की प्रतियोगिता होगी, F4 टाइप की इंडियन चैंपियनशिप होगी और यहाँ पर रेसिंग की जाएगी। तो देखो इस प्रकार से ये रेसिंग होगा, ठीक है, जैसे फार्मूला 1 रेस होता है सेम वैसे ही ये भी होगा, लेकिन फार्मूला 1 एक अलग लेवल का है, ये फार्मूला 4 का है, ठीक है ना, चौथे स्थान वाला लेवल का है। तो इंडियन चैंपियनशिप होगी, इंडियन रेसिंग लीग, दोनों प्रकार के इवेंट होंगे। कब से कब तक? 9 और 10 दिसंबर तक। 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक लॉन्च किया गया है और इसलिए चूंकि भारत में पहली बार ये हुआ है, इसलिए नाइट स्ट्रीट रेसिंग स्ट्रीट सर्किट इसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट में भी ये रहेगा और तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो फार्मूला ई प्रतियोगिता जो हुई थी, फार्मूला ई प्रतियोगिता जो है ये हैदराबाद में हुई थी, भारत में पहली बार ये भी हुई थी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रतियोगिता थी। ओके, अब यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में जान लो, कई दिन से इसको इग्नोर कर रहे हैं, आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। तमिलनाडु आप देखोगे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, यहाँ पर ये अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, बेंगलुरु से और सॉरी कर्नाटक से और केरला से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 38 जिले हैं टोटल, 234 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। M.K. स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है। RN रवि जो है ये यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। गुइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क यहीं पर है, पुलिकट, कालीवली, सिंगालन्नूर ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा पलक्कड़ दर्रा भी यहीं पर है। भरतनाट्यम ये दुनिया का सबसे पुराना लोक नृत्य है, यहीं पर है और करगट्टम यहीं पर मनाया जाता है। मतलब रामेश्वरम, ऊटी, कन्याकुमारी ये प्रमुख स्थल हैं यहाँ के। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। अगर आपको याद हो तो अभी ड्रोन परीक्षण केंद्र, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र यहीं पर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एशियाई हॉकी चैंपियनशिप यहीं पर हुई थी जिसको भारत ने जीता था, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु अभी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है उसमें ये टॉप पर रहा था। और अभी आदि पिरक्कू महोत्सव भी तो यहीं पर मनाया गया था और अभी कई प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया जिसमें आथुर का पान का पत्ता भी था, इसके अलावा एक कन्याकुमारी का केला भी था, ठीक है। तो ये सभी जो है प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में केनरा बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक विशेष बचत खाते का अनावरण किया है? तो केनरा बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए यानी जो पेंशनर हैं या फिर जो रिटायरमेंट की अवस्था में आ चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का खाता या कहें अकाउंट टाइप खोला हुआ है जो है केनरा जीवन धारा। केनरा जीवन धारा नाम की एक अलग से अकाउंट का टाइप ये खोल रहा है केनरा बैंक। इसके थ्रू क्या होगा कि जो पेंशनर्स होंगे या जो रिटायर होने जा रहे हैं, सेवानिवृत्ति के करीब आने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए वहां पर कह सकते हैं क्रेडिट वाले अकाउंट तैयार किए जाएंगे। इसमें 2 टाइप से होंगे। पहला डायमंड अकाउंट होगा, अगर कोई 50,000 रुपए तक के पेंशन क्रेडिट है वाला है यानी 50,000 रुपए तक का क्रेडिट पेंशन पाता है उसके लिए ये है। दूसरा होगा प्लेटिनम अकाउंट्स। प्लेटिनम अकाउंट्स 50,000 रुपए से अधिक के जो पेंशन पाने वाले हैं उनके लिए ये होगा। केनरा बैंक के बारे में अगर बात करें तो 1906 में यह स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखो अभी विश्व एथलेटिक्स में अभी आदिल सुमरीवाला को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आदिल सुमरीवाला ये करंट टाइम पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं और 2012 से हैं इस पद पर। तो इनको अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स में यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स में एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड होता है उसमें उपाध्यक्ष चुना गया है। अभी वहां पर वोटिंग हुई, हंगरी में वोटिंग किया गया था और उस वोटिंग में इनको तीसरे नंबर पर वोट मिला हुआ है, यानी तीसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले ये व्यक्ति रहे हैं और इस वजह से इनको नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए ये कार्यकाल पाए हुए हैं। 2012 से ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 2015 में ये वर्ल्ड एथलेटिक परिषद के सदस्य बने थे। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल रही एथलेटिक्स से। अगर आपको याद हो तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, मतलब 19 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगी। ये कहां पर होगी? ये यहीं पर बुडापेस्ट हंगरी में ही आयोजित की जाएगी। ठीक है, नीरज चोपड़ा वगैरह लोग गए हुए हैं। आज तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 2 मेडल ही जीते हुए हैं। एक तो जीता हुआ था अंजू बेबी जॉर्ज ने, ठीक है, 2003 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और अभी पिछली साल 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। तो केवल 2 ही मेडल अभी तक आए हुए हैं, इस बार उम्मीदें काफी हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, एमजेटी ऐप एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, इस वीडियो की क्विज और हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म पर जो भी आती है वीडियो क्विज वगैरह या फिर उसकी पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। पिछले जितने भी महीने हैं उनकी फ्री में पीडीएफ, उनके क्विजेस सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप हमारे पेड कंटेंट लेना चाहते हो तो वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जुलाई मंथ की जो ई बुक लाई गई वो बिल्कुल फ्री की गई है, तो आप हमारी एक ई बुक जुलाई की आप डाउनलोड करके देख सकते हो किस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट वहां पर दिए जाते हैं। फ्री में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं आगे। सत्यजीत रे की पथारे पंचाली के साथ शुरू की गई G20 फिल्म महोत्सव में कुल कितने देशों की फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी? तो देखो G20 की फिल्म महोत्सव अभी आयोजित किया जा रहा है। G20 फिल्म महोत्सव भारत में होगा। G20 से रिलेटेड जो भी इस साल समिट होगी वो भारत में ही होगी। ठीक है, दिसंबर से पहले तक, दिसंबर तक भारत मेजबानी करेगा। पिछली साल दिसंबर से ये मेजबानी इंडोनेशिया से लिया था और अगली साल इस साल मतलब 2023 में ये दिसंबर तक मेजबानी करेगा भारत। तो इसके तहत G20 की अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अलग जगह मीटिंग्स हो रही हैं। इसी तर्ज पर G20 फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे देशों की यहाँ पर फिल्में भी दिखाई गई। तो इसमें बताया जा रहा है 16 देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। अब इसमें G20 मेंबर्स की भी हैं, कुछ नॉन मेंबर्स हैं उनकी भी दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नॉन मेंबर्स को नहीं इनवाइट किया गया है, बहुत सारे हम लोग इनवाइट किए हुए हैं मेंबर्स को। ठीक है, तो इसमें पहली मूवी के रूप में पथारे पंचाली को चलाई गई है। पथारे पंचाली ये सत्यजीत रे की मूवी है। आप सत्यजीत रे को जानते होंगे, बहुत ही ये भारत के सिनेमा के समझ लो कि शुरुआती दौर में एक आकार देने का काम इन्होंने किया था सत्यजीत रे ने। इनकी फिल्में बहुत ज्यादा शुरुआत में पॉपुलर हुआ करती थी। तो पथारे पंचाली मूवी जो है ये पहली बार यहाँ पर सबसे पहली फिल्म के रूप में चलाई जाएगी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में चलाई जाएंगी 16 से ज्यादा देशों की। ठीक है, तो CD देशमुख ऑडिटोरियम IIC नई दिल्ली में आयोजित होगा 16 अगस्त से 2 सितंबर तक। क्लियर? तो ये G20 फिल्म फेस्टिवल है। G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। और इसका थीम क्या रखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा इस बार। आगे बात करते हैं। अच्छा, सितंबर में होगी समिट। ठीक है, मेन वाली। हाल ही में नेमार जूनियर ने किस क्लब को साइन किया? तो देखो नेमार जूनियर जो है ना, ये अब खेलेंगे कहां से? अल हिलाल से। अल हिलाल भी ये सऊदी अरब की एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो अल नासर से खेलने की घोषणा की थी किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहां से खेलने की घोषणा की थी। ठीक है, अब इनसे भी महंगे ये बिके हैं अल हिलाल। सऊदी अरब की ये दोनों ही क्लब है, दोनों ही क्लब जो है ये सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरब क्यों चाह रहा है कि अब ये बड़े बड़े खिलाड़ी उसके यहाँ के क्लबों से खेलें? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब जो है ना वो जानता है अच्छे तरीके से आने वाला जो समय है वो तेल पर डिपेंड नहीं होगा। बहुत तेल से कमा लिए, बहुत पैसे बटोर लिए, आने वाला जो समय होगा हमें कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अब और क्या ढूंढोगे? आपके पास तो कुछ है नहीं, केवल रेत है या तो फिर तेल था। ठीक है, तो अब तेल का खेल खत्म होने वाला है, रेत ही बचेगी। तो ऐसे में जितने भी अरब देश हैं, चाहे यूएई ले लो, चाहे सऊदी अरेबिया ले लो, चाहे कतर ले लो, ये लोग चाह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े। तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? टूरिज्म बढ़ने के लिए सबसे बढ़िया अट्रैक्शन का तरीका होता है कि कोई गेम करवाया जाए, स्पोर्ट करवाया जाए। आप जानते हो
कि स्पोर्ट वगैरह के ना इसके लिए ना बहुत लोग बहुत दूर दूर से आ जाते हैं और बहुत ही चाव से देखते भी हैं, टीवी वगैरह पर भी अगर देख रहे हैं तो प्रमोशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कतर ने आयोजित कराया था, मेजबानी कराई थी फीफा वर्ल्ड कप की, जिसकी मेजबानी को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, मतलब बहुत सारे लोग पकड़े गए कि जबरदस्ती कतर को दे दिया गया, जबकि कतर के पास खुद की फुटबॉल की टीम नहीं थी। ठीक है, वो क्वालिफाई भी नहीं आज तक कभी की थी, तो उसको टीम को, उसको देश को मेजबानी दे दी गई थी फीफा वर्ल्ड कप की। तो ये सब किया जा रहा है इसीलिए कि जिससे इन फ्यूचर में सब लोग वहां पर टूरिज्म बढ़े, वहां पर जाए देखें। ठीक है, तो अब ऐसे सऊदी अरब भी लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया, उसके बाद यहाँ पर देखो नेमार जूनियर को खरीद लिया। ठीक है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं उसमें। फिलहाल पेरिस सेंट जर्मन में अभी लियोनल मेसी घुसे हुए हैं, ये भी इनका भी नाम है, आपको याद रखना है। न्यूलन न्यूलन मेसी जो है ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, और अभी अर्जेंटीना को ये वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं। ठीक है, चलो तो फिलहाल हम लोग यहाँ नेमार जूनियर की बात करेंगे। ये हैं दोस्तों ब्राजील के ये खिलाड़ी हैं, तो ये अब अल हिलाल के लिए खेलेंगे। अच्छा, एक चीज और, सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्लब के साथ जोड़ने के लिए। 90 मिलियन यूरो, लगभग 817 करोड़ रुपए का इन्होंने करार किया है, और 2 वर्षों के लिए करार किया है। ठीक है, इसके पहले पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, ये 625 करोड़ रुपए का करार किए थे। ये 90 मिलियन यूरो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये तो 200 मिलियन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 200 मिलियन डॉलर सुना था हमने, वो डॉलर था, ये यूरो है, यूरो ज्यादा वैल्यूएशन वाला होता है। ठीक है, तो लियोनल मेसी पेरिस से खेल रहे हैं, पेरिस सेंट जर्मन से, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर से खेल रहे हैं। नेमार जूनियर जो हैं ये अल हिलाल से खेल रहे हैं। केलियन एम्बापे, ये भी बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं फ्रांस के, ये पेरिस सेंट जर्मन से खेल रहे हैं। अच्छा, ये इससे पहले नेमार जूनियर कहाँ से खेलते थे, पेरिस सेंट जर्मन से खेलते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी के ने ग्लोबल इल्यूमिनेशन नामक स्टार्टअप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया? तो देखो, ओपन एआई ने ना ग्लोबल इल्यूमिनेशन नाम का एक स्टार्टअप है, उसको एक्वायर कर लिया है। ओपन एआई आप जानते हो, जब से इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया है, चैट जीपीटी का टूल लॉन्च किया है, तब से ये मतलब पूरा का पूरा दुनिया में छा गया है ओपन एआई। ठीक है, कभी इसमें इन्वेस्टर रहे थे एलन मस्क जैसे लोग, 2018 में, हालांकि वो बाहर हो गए थे, लेकिन ओपन एआई 2015 से खुली हुई है और चल रही है। 2022 में अभी नवंबर में इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। तो फिलहाल अभी इसने ग्लोबल इल्यूमिनेशन नाम का स्टार्टअप है, उसको एक्वायर कर लिया है। ये क्या करता है, ये इनोवेटिव क्रिएटिव टूल्स बनाते हैं डिजिटल एक्सपीरियंस को प्रदान करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। और ओपन एआई खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, और ये अपने चैट जीपीटी को और ज्यादा एडवांस करना चाह ही रही है लगातार, तो इसमें इसको काफी मदद मिलेगी। तो देखो, ग्लोबल इनोवेशन के संस्थापक हैं थॉमस डिम्सन, टेलर गॉर्डन और जॉय फ्लिन। इसको 2021 में स्थापित किया गया था। एक चीज और होता है, कभी कभी ना ये जो कंपनियां होती हैं, ये जब देखती हैं कि कोई कंपटीटर खड़ा हो रहा है या किसी नए कॉन्सेप्ट में खड़े हो रहा है, तो भी उसको खरीद लेती हैं, जिससे उनको कंपटीशन ना मिल पाए। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है एक्विजिशन करने का। ठीक है, छोटी कंपनियों को खरीदने का। चलो, ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, अभी ये भारत आए थे, आग उगल के गए थे, चैलेंज देकर गए थे। फिलहाल सैम अल्टमैन। अच्छा, चैट जीपीटी की तरह गूगल ने भी अपना एक चैट बॉट लॉन्च किया, जिसका नाम है बार्ड। क्या नाम है, बार्ड, ये भी नाम याद रखिएगा, गूगल का है। आगे, निम्न में से किस खेल से संबंध रखने वाले महान व्यक्ति मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है? मोहम्मद हबीब, ये इंडिया के पेले कहे जाते थे, इंडिया के पेले कहे जाते थे। पेले आपको पता होगा, ये ब्राजील के महान फुटबॉलर थे, अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, कुछ महीनों पहले मैंने आपको कवर कराया था। तो ये फिलहाल इंडिया के पेले कहे जाते थे। मोहम्मद हबीब बहुत ही महान फुटबॉलर, मतलब इनके टाइम पर समझ लो कि ये भारत के पहले प्रोफेशनल फुटबॉलर माने जाते थे। अब आप समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा महान खिलाड़ी थे। तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, भारत के खिलाड़ी थे, कई क्लब टीमों से खेले हैं। भारत में भी बहुत सारे क्लब होते हैं, ठीक है ना, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, भारत में भी बहुत सारी क्लब टीमें हैं, जैसे अभी मैंने पीछे अभी बताया बहुत सारी टीमें क्लब के बारे में। तो ये खिलाड़ी थे, और इनका अभी निधन हो गया। इनको एक बीमारी हुई थी, डिमेंशिया। डिमेंशिया बीमारी ये भूलने वाली बीमारी होती है, इसमें ना दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद करता है, भूलने की ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है। पार्किंसन सिंड्रोम से ये पीड़ित थे, तो इनका अभी निधन हो गया है। तो देखो, ये बड़े मियाँ के नाम से जाने जाते थे, भारत के पहले कहलाते थे, छोटे कद के ये हैदराबादी खिलाड़ी थे, जन्म इनका हैदराबाद में हुआ था, अक्सर अपना अधिकतम जीवन ये कोलकाता में बिताए थे। 1980 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला, ईस्ट बंगाल भारत गौरव पुरस्कार 2016 में मिला था, और बंग विभूषण सम्मान से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था। और इन्हें ही देश का पहला पेशेवर, पहला प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। क्लियर है ना? अच्छा, अभी दोस्तों आपको पता होगा कि 132वां शुरू हुआ है क्या,
132वां चल रहा है डूरंड कप। 132वां डूरंड कप चल रहा है और इसको पिछली बार की अगर विजेता की बात करें तो बेंगलुरु एफसी ने पिछली बार वाला जीता हुआ है। अभी ये चल रहा है, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल होता है तो पता लगेगा कि कौन जीता। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो भारत में ही होता है। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कल हम लोगों ने बात किया था सबसे ज्यादा बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। चंद्रमा पर रूसी अंतरिक्ष यान की अंतिम सफल लैंडिंग किस वर्ष में की गई थी, मतलब लास्ट बार सफल लैंडिंग कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, जब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रसिया फेडरेशन जब से हुआ तब से अभी तक कभी मून मिशन नहीं कर पाया है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। इसके अलावा किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड भी अगर पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आप लोग जरूर उसको लिखा कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, हमारे वीडियो कोर्सेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।